गुड मॉर्निंग दोस्तों, लाइक स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कमल लोधवाल स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज पढ़ने वाले हैं रणथंभौर के चौहान। अब आज चर्चा करेंगे रणथंभौर के चौहानों की शाखा की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहां पे ये हमारा इस तरीके से एक राजस्थान, और राजस्थान में इस जगह पे एक जिला है और उसका नाम है सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर में रणथंभौर पड़ता है। रणथंभौर दुर्ग स्थित है सवाई माधोपुर में। अब चर्चा करते हैं आगे की। अजमेर का शासक हुआ पृथ्वीराज चौहान। और कौन सा? थर्ड। पृथ्वीराज चौहान अजमेर का शासक था। और इसके बाद में क्या होता है कि इसका एक पुत्र है, और पुत्र का नाम क्या आता है? इसका जो पुत्र है और उस पुत्र का जो नाम आता है वो है गोविंदराज। गोविंदराज पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र है। और इसने क्या किया कि इसने जो है गोविंदराज तृतीय ने रणथंभौर में है जो चौहान वंश की स्थापना कर देता है। गोविंद देव ने, या गोविंद देव भी आ जाता है, गोविंद राज भी आ जाता है, तो इस पे आप गौर कीजिएगा। अब चलते हैं नीचे की ओर। अब चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों, आगे चर्चा करते हैं। ये बात कब की है? 1194 ईस्वी की। 1194 ईस्वी में गोविंद राज ने, जो पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था, इसने जो रणथंभौर में चौहान वंश की या चौहान शाखा की स्थापना कर देता है। ठीक है, ये तो चौहान वंश की स्थापना हो गई। किसके द्वारा? गोविंद राज ने की थी। 1194 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की जाती है। आगे चर्चा करते हैं। इसकी जब नींव रख दी जाती है तो यहाँ पे गोविंद राज के बाद में एक शासक होता है, और उसका नाम आता है एक वीर नारायण यहाँ का शासक होता है इसके बाद में। और एक शासक होता है इधर जिसका नाम आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने रणथंभौर पे आक्रमण करने के बाद में वीर नारायण को पराजित कर देता है। और पराजित करने के बाद में वीर नारायण के बाद में अगला जो शासक गद्दी पे बैठता है उसका नाम क्या आ जाता है? वाघभट्ट नामक राजा यहाँ इस रणथंभौर की गद्दी पे बैठ जाता है। और जो वाघभट्ट जो है रणथंभौर की गद्दी पे बैठने के बाद में एक राजा होता है, उसका नाम आता है बलबन। और बलबन ने वाघभट्ट पे 3 बार आक्रमण किए, और 3 बार आक्रमण करने के बाद में इसको क्या कर देता है? पराजित कर देता है। इसके बाद में बात करते हैं, वाघभट्ट के बाद में आता है जेत्र सिंह। और जेत्र सिंह रणथंभौर की गद्दी पे बैठता है। रणथंभौर की गद्दी पे बैठने के बाद में
इसका कार्यकाल समाप्त होने के बाद में क्या होता है, कार्यकाल क्या, इसके बाद में इसका पुत्र आता है और पुत्र का नाम आता है और उसका नाम आता है हम्मीर देव। हम्मीर देव गद्दी पे बैठ जाता है। अब चर्चा करने वाले हैं हम हम्मीर देव की। इससे पहले आपको बात बताऊं कि इसकी जो हम्मीर देव की जो माता है उसका नाम आता है, इसकी पत्नी और इसकी माता हीरा देवी। हम्मीर देव की मां का नाम है, माता का नाम है, पिता का नाम जेत्र सिंह आता है। अब चर्चा करते हैं आगे की। दोस्तों, रणथंभौर के जो चौहान वंश है उनकी जो शाखा जो रणथंभौर के चौहान वंशों की जो नींव रखी थी वो रखी थी गोविंद राज ने रखी थी। और ये किसके पुत्र है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र हैं। 1194 में स्थापना हो जाती है रणथंभौर में चौहान वंश की। और चौहान वंश की स्थापना होने के बाद में चौहान वंश की स्थापना हो जाती है। चौहान वंश की स्थापना कर देता है कौन, गोविंद राज या गोविंद देव 1194 ईस्वी में। चर्चा आगे क्या आती है, इसके बाद में गद्दी पे बैठता वीर नारायण को पराजित कर देता इल्तुतमिश। इसकी पराजय के बाद में वाघ भट्ट गद्दी पे बैठता रणथंभौर की और इसको भी 3 बार युद्ध करता है कौन, बलबन, और तीसरी बार में इसको पराजित कर देता है। इसके बाद में वाघ भट्ट के बाद में आता है जेत्र सिंह और जेत्र सिंह की पत्नी का नाम आता है हीरा देवी और हीरा देवी इसकी पत्नी है। और जेत्र सिंह का जो पुत्र है हम्मीर देव यहाँ का एक प्रतापी शासक माना जाता है, रणथंभौर की गद्दी पे बैठता है ये। अब चर्चा करते हैं आगे की। अब चर्चा करते हैं आगे की। हम्मीर देव गद्दी पे बैठ जाता है रणथंभौर की। हम्मीर देव रणथंभौर की गद्दी पे बैठ जाता है और गद्दी पे बैठने के बाद में क्या होता है कि रणथंभौर की जो गद्दी पे बैठता है हम्मीर देव जेत्र सिंह का पुत्र होता है, हीरा देवी इसकी माता का नाम होता है और इसका शासन काल होता है 1282 से 1301 ईस्वी तक। यह यहां इस गद्दी पे बैठा रहता है। आगे चर्चा करते हैं। इसके बाद में 1282 से 1301 ईस्वी तक रणथंभौर की गद्दी पे बैठता है हम्मीर देव। और फिर क्या आती है बात, यहां पे है जो एक 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाता है। खंभों की छतरी का निर्माण करवाता है रणथंभौर में कौन, हम्मीर देव। हम्मीर देव के पिता थे जेत्र सिंह। जेत्र सिंह ने शासन किया 32 वर्ष तक और 32 वर्ष तक शासन करने के कारण हम्मीर देव है जो 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाता है रणथंभौर के दुर्ग में। इसी 32 खंभों की जो छतरी है इसको ही न्याय की छतरी के नाम से भी जानते हैं, न्याय की छतरी, क्योंकि इसके नीचे बैठ के न्याय किया करता था हम्मीर देव। इतनी चर्चा आती है इससे संबंधित। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में न्याय की छतरी हो गई, 32 खंभों की छतरी को ही न्याय की छतरी कहा जाता है। अब बात आती है हम्मीर देव के जो गुरु कौन थे। तो अगर गुरु की बात करते हैं तो इसके गुरु थे राघव देव इसके गुरु थे हम्मीर देव के। कौन थे गुरु, राघव देव इसके गुरु थे हम्मीर देव के। और जो दरबारी कवि की बात करें, एक और आता है नाम बीजादित्य।
विजादित्य, और विजादित्य या विजादेव भी बोल सकते हैं। ये थे इनके दरबारी कवि, दरबारी कवि का नाम आता है विजादित्य या विजादेव। इसको कहा जाता है जो हम्मीर देव के दरबारी कवि माने जाते हैं, विजादित्य। आगे बात समझ में यहां तक। दोस्तों आगे बात करते हैं जो हम्मीर देव की का एक काव्य है, एक पुस्तक है, और उस पुस्तक का नाम आता है, उस पुस्तक की अगर चर्चा करें तो पुस्तक का नाम आ जाता है इसमें श्रृंगारधर। क्या आ जाता है? श्रृंगारधर। श्रृंगारधर इसकी पुस्तक है। और एक और बात आती है इससे संबंधित आपको, एक हम्मीर काव्य नामक ग्रंथ की भी इसमें चर्चा आती है। और हम्मीर जो महाकाव्य है, हम्मीर महाकाव्य ठीक है, हम्मीर जो महाकाव्य है इसकी जो रचना की थी वो की थी नयन चंद्र सूरी। नयन चंद्र सूरी ने हम्मीर महाकाव्य की रचना की थी। आगे चर्चा करते हैं। एक और बात आती है कि एक और ग्रंथ आता है हम्मीर हट की अगर बात की जाती तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है चंद्रशेखर की बात आती है हम्मीर हट। या एक और बात आती है सुरजन चरित्र की। सुरजन चरित्र इसकी रचना भी किसने की? चंद्रशेखर ने। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बात क्या आती है? हम्मीर देव गद्दी पे बैठ जाता है, शासन काल करता है 1282 से 1301 ईस्वी तक शासन काल रहता है इसका, हम्मीर देव के पिता का नाम जेतर सिंह ने 32 वर्षों तक शासन काल किया। उनकी याद में 32 खंभों की छतरी हम्मीर देव रणथंभौर में बना देता है, उसका निर्माण करवा देता है। इसी को 32 खंभों की छतरी को न्याय की छतरी कहा जाता है। इनके जो गुरु हैं, हम्मीर देव के जो गुरु हैं, उनका नाम आता है राघव देव। दरबारी कवि का नाम आता है विजादित्य, और इनकी पुस्तक है श्रृंगारधर। इसकी भी बात आपको, इसका भी ध्यान रखना है। एक और बात आती है कि हम्मीर जो महाकाव्य है उसकी रचना करी थी नयन चंद्र सूर्य। हम्मीर हट और सुरजन चरित्र की रचना की चंद्रशेखर ने। इस कहानी से के बाद में आगे बढ़ते हैं। रणथंभौर में अब क्या होता है उसकी चर्चा करने वाले हैं। अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं, एक और बात आती है, जब रणथंभौर पे हम्मीर देव का शासन था उस समय उनकी का एक और काव्य आता है हम्मीर रासो। ये भी एक हम्मीर रासो की भी रचना किसने की थी? तो सारंग व्यास ने की थी। सारंग व्यास ने इसकी रचना करी थी। हम्मीर जो रासो है इसकी रचना करी थी सारंग व्यास या सारंगधर भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो आप जैसा भी सारंगधर भी कहा जाता है, सारंग व्यास भी कहा जाता है, आप ध्यान रख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, मेन पॉइंट पे चलते हैं। और मेन क्या है कि जब हम्मीर देव का शासन काल स्टार्ट हो जाता है 1282 से 1301 ईस्वी तक जब शासन काल होता है, तो बात आती है
रणथंभौर के दुर्ग की, और रणथंभौर के दुर्ग के से पहले एक दुर्ग या एक किला पड़ता है, उसका नाम आ जाता है जाहिन दुर्ग। जाहिन दुर्ग की चर्चा करने वाले हैं इससे पहले। बात कब की है? 1294 ईस्वी की। 1294 ईस्वी में जाहिन का दुर्ग रणथंभौर से पहले पड़ता है। इधर पड़ती है दिल्ली, और दिल्ली का शासनकाल या उसका राजा था जलालुद्दीन। जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पे बैठा रहता है, और 1294 ईस्वी में इसने आक्रमण किया किस पे? जाहिन दुर्ग पे। तो 1294 ईस्वी में जाहिन दुर्ग को जीत लेता है, और जाहिन दुर्ग को जीतने के बाद में घेरा डाल देता है रणथंभौर दुर्ग का। रणथंभौर दुर्ग का घेरा डाल देता है जलालुद्दीन खिलजी। कई महीनों तक ये घेरा चला रहता है, पर इसका कोई परिणाम नहीं निकलता, कोई शुभ परिणाम नहीं मिलता है जलालुद्दीन खिलजी को। अब इसने क्या किया कि जब पार नहीं पड़ी, तो बात वो कहानी आती है कि अंगूर खट्टे हैं, उस तरीके से कहानी लागू होती है कि जब पार नहीं पड़ी जलालुद्दीन खिलजी की जाहिन दुर्ग को जीतने के बाद में, रणथंभौर को जीतने की जब पार नहीं पड़ी, तो क्या होता है कि इसने एक वाक्य बोला था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी अहमियत नहीं देता, या मैं नहीं समझता। ये बात किसने कही? जलालुद्दीन खिलजी ने। जब हम रणथंभौर के दुर्ग को नहीं जीत पाया, तब इसने कहा जाते जाते क्या कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं अहमियत देता। ये बात आती है, किसने कही? जलालुद्दीन खिलजी ने। ठीक है। हम्मीरदेव हठी राजा था, हट के लिए जाना जाता था। इसमें एक वाक्य आपको सुनाता हूं कि सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। तो ये बात आती है, इतना हठी था कि जो ठान लेता था वो करके दिखाता था। तो बात आती है, अब चलते हैं आगे। ये बात आ जाती है 1294 ईस्वी की। जलालुद्दीन खिलजी जो कि कोई पार नहीं पड़ती है रणथंभौर दुर्ग को। अब रणथंभौर दुर्ग चारों तरफ से, पहली बात तो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये इस तरीके से ये दुर्ग है, और इस दुर्ग के चारों तरफ क्या है? पहाड़ियां घिरी हुई है। इसलिए इसको बख्तरबंद दुर्ग भी कहा जाता है। इसलिए इसको बख्तरबंद भी दुर्ग कहा जाता है। और रणथंभौर का जो दुर्ग है उस रणथंभौर के दुर्ग की जो ये जाहिन जो दुर्ग है वो कुंजी कहा जाता है। रणथंभौर के दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। किसको? जाहिन दुर्ग को कहा जाता है, रणथंभौर की कुंजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब चर्चा करते हैं आगे की। अब बात करते हैं आगे की। अब बात आ जाती है 1301 ईस्वी से पहले। आपको बताऊं कि दिल्ली का जो शासनकाल था, अब आगे बढ़ते हैं। बात आती है हम्मीरदेव रणथंभौर के दुर्ग पे शासन करता है, और शासन करने के बाद में क्या होता है देखिएगा। दिल्ली पे जो अधिकार हो जाता या वहां का शासक होता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कहा या क्या किया, यहां पे राजस्थान के पास में एक गुजरात राज्य पड़ता है।
और गुजरात राज्य में एक मंदिर था, सोमनाथ या सोमदेव मंदिर, सोमदेव मंदिर या सोमनाथ मंदिर। ये मंदिर को लूटने के लिए उलुग खां और नुसरत खां, दो सेनापति, और एक और बात आती है, उसका नाम है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, ये सेनापति इसको लूट के आते हैं गुजरात से। अलाउद्दीन खिलजी इनको भेजता है, लूट के आ जाते हैं सोमनाथ मंदिर से, बहुत सारा धन लेके आते हैं। बहुत सारा धन लाने के बाद में जब जीत के इसको लूट के वापस जब आ रहे थे तो क्या होता है, रास्ते में रणथंभौर दुर्ग के पास में से गुजर रहे थे, वहां से इन तीनों के बीच में है जो एक बात होती है कि ये जो धन हमने लूटा है इसमें से आधा आधा होना चाहिए, आधा आधा बंटना चाहिए हमारे बीच में, क्योंकि मेहनत अपन ने की है तो हम अपन ने बीच में ही है जो ये बंटना चाहिए। तो इनमें विद्रोह हो जाता है तीनों में, और मोहम्मद शाही सहायता लेने कहां पहुंच जाता है, रणथंभौर पहुंच जाता है हम्मीर देव के पास। हम्मीर देव इसके शरण में आता है, हम्मीर देव से कहता है कि मुझे बचाओ, मैं आपके शरण में आया हूं, ऐसे ऐसे ये बात है। तो ये बात आती है, तो जो हम्मीर देव है उसने इसको शरण दे दी और आगे युद्ध का कारण बन जाता है ये। अब एक और बात आती है इससे पहले कि जब सोमनाथ मंदिर को जीतने के बाद में इनमें झगड़ा हो जाता, उलुग खां और नुसरत खां और एक और है आपके मोहम्मद शाह, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। इनके बीच में धन को के बंटवारे को लेके जो कुछ अनबन हो जाती है। जो मोहम्मद शाह है जो किसके पास चला जाता है, हम्मीर देव के पास चला जाता है, और जाने के बाद में क्या होता है, इसने शरण आए हुए व्यक्ति को कभी जो मना नहीं किया इसने, हम्मीर देव ने। अब चर्चा करने वाले हैं आगे की क्या चर्चा करते हैं कि जब इसके दो सेनापति थे, एक का नाम आता है रतिपाल और एक का नाम आता है रणमल और रतिपाल दो सेनापति थे। दो सेनापति आते हैं। एक और बात आती है, जो हम्मीर देव है उसके पत्नी की अगर चर्चा करें, पहले पत्नी की अगर चर्चा करें तो रंग देवी या रंगा देवी भी कह सकते हैं इसको, रंग देवी पत्नी। और पुत्री की अगर बात करें तो पद्मला जो इसकी पुत्री थी। ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन कभी भी बन सकता है इनसे संबंधित। आगे चर्चा करते हैं। अब क्या होता है कि ये बात चली जाती है किसके पास में, अलाउद्दीन खिलजी के पास में, कि इस तरीके से हम्मीर देव ने मोहम्मद शाह को है जो शरण दे रखी है और इस तरीके से है जो युद्ध का कारण बन जाता है। अलाउद्दीन खिलजी फोन करता है किसके पास, हम्मीर देव के पास, कि हम मेरा जो सेनापति है उसको छोड़ दो, मेरी शरण में भेज दो, नहीं तो इंजाम बुरा निकलेगा। आगे चलते हैं, क्या होता है, बात आ जाती है अब रणथंभौर के दुर्ग पे आक्रमण करने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी के। पहला कारण तो ये आता है कि एक तो जो मोहम्मद शाह है उसको शरण दे दी, पहला कारण तो ये हो गया। दूसरी बात आती है कि अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार का भी कारण बन जाता है, कि साम्राज्य विस्तार के कारण भी युद्ध हो जाता है, दूसरा कारण ये भी बनता है। अगली बात आती है कि दिल्ली के पास में ये दुर्ग स्थित है, तो ये भी कारण बन जाता है। एक और बात सामने आती है कि दक्षिणी भारत में जाने से पहले दुर्ग पड़ता है रणथंभौर, और रास्ते के बीच में आता है, इस कांटे को हटाना जरूरी था, तो ये भी कारण आ जाता है। आगे चर्चा करते हैं। अब बात आ जाती 1301 ईस्वी की। 1301 ईस्वी की जब बात आ जाती है
तो क्या होता है कि एक और कारण इसमें क्या आ जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के जो चाचा थे, जलालुद्दीन खिलजी चाचा भी थे, ससुर भी थे, तो उनकी हार का बदला लेना भी एक कारण हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब 1301 ईस्वी की बात आ जाती है और अलाउद्दीन खिलजी है जो ये रणथंभौर का दुर्ग, और रणथंभौर के दुर्ग के चारों तरफ है जो घेरा डाल देता है, क्योंकि जहांगीर के दुर्ग को तो पहले ही जीत रखा था, तो उसको तो कोई इतना वो नहीं है। अब बात क्या आ जाती है, बहुत दिनों तक 1301 ईस्वी में जो घेरा डल जाता है। बात कब की आती है, तो ये आती है 11 जुलाई की। कब डेरा 11 जुलाई घेरा पड़ता है। ये 11 जुलाई 1301 ईस्वी को घेरा डाल देता है और ये युद्ध भी प्रारंभ हो जाता है। तो बात यहाँ की आती है 11 जुलाई 1301 ईस्वी की पूरी डेट ये है। घेरा चलता रहता है, बहुत दिनों तक घेरा चलता रहता है। रणमल रतिपाल इसके सेनापति थे, हम्मीर देव के। तो इन्होंने क्या किया कि एक नहीं पार पड़ी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने है जो एक रणमल और रतिपाल को अपनी ओर मिला लेता है, लालच देके अपनी ओर मिला लेता है। और मिला देने के बाद में जब नौबत आ जाती है युद्ध की, तो क्या हो जाता है कि यहां पे सेना खड़ी हो जाती है किसकी, ये तो अलाउद्दीन खिलजी, और इधर खड़ा हो जाता कौन, आपका हम्मीर देव। इनमें है जो युद्ध प्रारंभ हो जाता है। ये सेना खड़ी इसकी, ये सेना खड़ी इसकी, दोनों के बीच में युद्ध होता है। प्रारंभ में युद्ध हो जाता है। युद्ध होता है तो केसरिया धारण करता है कौन, हम्मीर देव। केसरिया धारण करने के बाद में युद्ध होता है, और युद्ध करते करते है जो वीर गति को प्राप्त हो जाता है हम्मीर देव। हम्मीर देव वीर गति को प्राप्त होने के बाद में उसकी पत्नी रंगा देवी और पुत्री पद्मला दोनों ने है जो बात क्या आती, जल जोहर किया था इसने, पत्नी ने रंगा देवी को। रंगा या देवी या रंग देवी ने सबसे पहले जल जोहर किया। जल जोहर किया तो राजस्थान का सबसे पहला जल जोहर की बात आती है 1301 ईस्वी में। किसने किया, रंग देवी ने, हम्मीर देव की जो पत्नी थी। और पद्मला जो तालाब था उसमें पुत्री पद्मला तालाब में कूद के है जो अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देती है पुत्री ने, और पद्मला तालाब का निर्माण उसके नाम पे हो जाता है। तो ये कहानी आती है इससे संबंधित। इसके बाद में बात आती है जब अलाउद्दीन खिलजी इस दुर्ग को जीत जाता है और इसमें नुसरत खां मर जाता है। किसका, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति नुसरत खां तो क्या हो जाता है, मर जाता है, और उलुग खां बच जाता है और उसको है जो रणथंभौर की गद्दी पे या उसका प्रशासक बना देता है। किसको बना देता है, उलुग खां को अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर का प्रशासक बना देता है। ये कहानी आती है। अब बात आती है अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से एक जो दरबारी कवि था उसका नाम आता है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो है जो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। इसने क्या कहा जब लास्ट में हार हो जाती है रणथंभौर पे हम्मीर देव की, तो एक वाक्य कहा था कि आज अमीर खुसरो ने कहा था कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर बन गया। आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर बन गया। ये वाक्य किसने कहा था, अमीर खुसरो ने। तो ये कहानी यहां तक समाप्त होती है और आपका जो चौहान वंश है जो यहाँ पे समाप्त हो जाता है। आगे क्वेश्चनों पे चर्चा करने वाले हैं।
दोस्तों आगे चर्चा करने वाले हैं हम राजस्थान डोज की, जो इस सेशन की सबसे हमारी आन बान शान है। और इसका स्टार्ट करते हैं दोस्तों कुछ राजस्थान से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। तो दोस्तों देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि मुनि सुंदर सूरी टिल्ला बुट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो मुनि सुंदर सूरी और टिल्ला जो भट्ट ये थे राणा कुंभा के दरबारी कवि थे। ठीक है। अब एक और बात आती है, जो राणा कुंभा है इसको किस किस नामों से जाना जाता है? तो एक तो बात आती है हिंदू सुल्तान। एक तो बात क्या आती है हिंदू सुल्तान के नाम से जाना जाता है। हिंदू सुल्तान के नाम से महाराणा कुंभा को जाना जाता है। एक और बात आती है अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी इन्हें जाना जाता है राणा कुंभा को। एक और बात आती है कि जो महाराणा कुंभा है उन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन से संबंधित आपको इतनी जानकारी ध्यान रखनी है। क्वेश्चन क्या था कि मुनि सुंदर सूरी और टिल्ला बुट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो राणा कुंभा के दरबारी कवि थे। और हिंदू सुल्तान के नाम से भी इन्हें जाना जाता है और अभिनव भट्टाचार्य भी इन्हें कहा जाता है महाराणा कुंभा को। और विजय स्तंभ का निर्माण भी महाराणा कुंभा ने ही करवाया था। अब चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अर्धशाखा राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ? अर्धशाखा राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ? तो ये बात आती है जैसलमेर दुर्ग की। जैसलमेर दुर्ग में अर्धशाखा हुआ था। ठीक है। क्योंकि इसमें 2.5 शाखे हुए थे टोटल, पहला दूसरा और तीसरा। तो तीसरे नंबर का जो अर्धशाखा कहलाता है, अर्धशाखा तीसरा शाखा हुआ था जो अर्धशाखा हुआ था। बाकी दोनों पूरे शाखा हुए थे। ठीक है। इससे संबंधित आपको इतना ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन से संबंधित आपको इतनी जानकारी मिलती है। तो कौन से दुर्ग की बात आती है? जैसलमेर दुर्ग की बात आती है। आगे चर्चा करते हैं कि डींग के जो महल है उनका निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इसके निर्माण की अगर बात करें तो यहां के एक राजा थे बदन सिंह और बदन सिंह का एक पुत्र था सूरजमल। इनके पुत्र थे बदन सिंह के। तो राजा यहाँ के जो शासक थे बदन सिंह। दोनों क्वेश्चन में अगर आ जाते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बदन सिंह। और अगर आपको सूरजमल दे दिया जाए तो सूरजमल भी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। दोनों में से एक आपका आंसर हो जाएगा। तो डींग के महलों का निर्माण बदन सिंह के द्वारा या फिर सूरजमल के द्वारा किया गया था। ये इतनी जानकारी आपको ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन के माध्यम से। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि लोकसभा में राजस्थान की सदस्य संख्या कितनी है? तो लोकसभा में राजस्थान की सदस्य जो संख्या है वो कितनी है वो देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं संसद की बात करते हैं। संसद में कुल 35 सदस्य राजस्थान की तरफ से जाते हैं। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में जाते हैं 25 सदस्य और राज्यसभा में जाते हैं, राज्यसभा की अगर चर्चा करें तो इसमें जाते हैं 10 सदस्य चुने जाते हैं। तो 10 और 25 कितने हो गए? 35 सदस्य टोटल संसद में उपस्थित होते हैं राजस्थान की तरफ से। ठीक है। एक और बात आती है विधानसभा की बात करें तो विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है राजस्थान में? तो 200 है। कितनी है? 200 सदस्य संख्या है विधानसभा की। ठीक है। विधानसभा की बात आती है तो कितने सदस्य हैं? 200 सदस्य विधानसभा में हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है कि जयपुर की
प्रसिद्ध मांड गायिका का नाम क्या है? जयपुर की जो प्रसिद्ध मांड गायिका है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है बन्नो बेगम। बन्नो बेगम उसका नाम है, जो जयपुर की प्रसिद्ध मांड गायिका कहलाती है। क्वेश्चन अगला क्या है कि तुंगा का जो युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? पहली बात तो आती है तुंगा पड़ता कहां पे है? तो ये जयपुर रियासत में पड़ता है, जयपुर में स्थित है तुंगा। ये युद्ध कहां लड़ा गया? जयपुर में लड़ा गया तुंगा का युद्ध, और तुंगा नामक स्थान पे लड़ा गया। क्वेश्चन आता है कब लड़ा गया, तो इसकी भी चर्चा करते हैं। तो कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 28 जुलाई 1778 को लड़ा गया था। 28 जुलाई 87 को लड़ा गया था। 87 को लड़ा गया था, ये युद्ध हुआ था। ठीक है, कहां हुआ था? तुंगा का युद्ध जयपुर में हुआ था। तुंगा कहां पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। तुंगा का युद्ध 28 जुलाई 1787 को होता है। और किस किस के मध्य होता है? तो सवाई प्रताप सिंह, एक तो सवाई प्रताप सिंह था, और वर्सेस एक था, एक और दूसरी तरफ से जो युद्ध कर रहा था वो था, उसका नाम आता है महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया, महादजी सिंधिया और सवाई प्रताप सिंह के मध्य यह लड़ा जाता है, ये युद्ध, तुंगा का युद्ध। तो क्वेश्चन क्या था कि तुंगा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो क्वेश्चन क्या है, किस वर्ष लड़ा गया था? 28 जुलाई 1787 को लड़ा गया था। कहां पे लड़ा गया? जयपुर में तुंगा पड़ता है। किस किस के मध्य हुआ? सवाई प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के बीच में तुंगा का युद्ध होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे चर्चा करने वाले हैं हम। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि राजस्थान में मृत्यु भोज को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाने लायक क्वेश्चन है। तो इसको क्या कहा जाता है? तो मोसर कहा जाता है। मोसर के नाम से जाना जाता है राजस्थान में मृत्यु भोज को। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए जो राजस्थान डोज में आपके लिए लेके आए हैं। तो आपको उम्मीद है ये पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो ही आप लाइक कीजिएगा, अन्यथा डिसलाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों कोरोना काल का टाइम चल रहा है और ये दौर जो इतना खतरनाक है कि सब मुसीबत में है और ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पा रही। तो आए दिन हम सुनते रहते हैं कि आसपास में किसी गांव में या किसी शहरों में बहुत लोगों की मौतें हो रही है। तो प्लीज अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और बाहर जाओ तो मास्क लगा के जाइए और 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ये आपको फॉलो करना है। धन्यवाद दोस्तों।